बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 5 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी है। उनका एक इंतहाई अहम खिताब, 12 निकात, जिसमें उन्होंने अपना आइंदा का लाएअमल कौम के सामने रख दिया है। और जो ऑप्शंस टेबल पर रखे गए थे, इन ऑप्शंस के बारे में खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल आया, इसकी मुकम्मल कहानी आपके सामने हम पेश करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि अब खतो किताबत दोनों कैंप्स की तरफ से जारी है। नून लीग भी मैदान में आ गई है और हुकूमत वक्त पीडीएम का टोला भी। और दूसरी तरफ जो अरकान कांग्रेस ने खतूत लिखे, अब इसका जवाब देने के लिए अमेरिका और बरतानिया के अंदर भी एक कैंपेन चल रही है। ये कैंपेन किस नौयत की है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर पीडीएम के एक रुकन का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर हमला, यह हमला किस नौयत का था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब सियासत का क्या होगा, यह भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, डेड ऑन अराइवल का जवाब तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के कुछ लोगों ने दिया। अल्फाज क्या थे और किस तरह ये जवाब दिया गया, और इसके जवाब में कितने सवालात छुपे हुए हैं, इसकी कहानी भी आपके सामने रखूंगा। और फिर फौज को वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान में फौजी अदालतें और फिर हमारी अदालतें फौजी ट्रायल के हवाले से क्या सोच रही हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब की तकरीर पर पाबंदी है। इन हालात के अंदर जिस किस्म की स्पेकुलेशंस पाकिस्तान के मीडिया पर की जा रही थी, इसका बाकायदा तौर पर जवाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है। खान साहब ने अपने खिताब में यह कहा कि मीडिया पर चल रहा है कि शाह महमूद कुरैशी प्रपोजल लेकर आए कि मैं पीछे हट जाऊं, खामोश हो जाऊं। ऐसा नहीं हुआ, वो जेल में रहे, इसलिए वो बातें हुई, लेकिन इन बातों की तरदीद नहीं की गई। एक आर्टिकल छपता है अखबार के अंदर, अंसार अब्बासी साहब ने जिस दोस्त का जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी के, और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से किसी किस्म की तरदीद जो है वो नहीं की गई। इसको अब हम क्या समझें, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन खान साहब ने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये वाज़े पैगाम दे दिया कि सियासत होगी कायद-ए-आज़म जैसी। सियासत भुट्टो, नवाज शरीफ या बिलावल जैसी नहीं होगी, बल्कि सियासत अगर किसी ने करनी है तो वो इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को बताएगा। कायद-ए-आज़म का ये रास्ता है जिस रास्ते पर हम जरूर चलेंगे। खान साहब भी कहते हैं कि 2 तरह की सियासत होती है, डील कर लो, मुल्क से भाग जाओ, समझौता कर लो। इसे आप पाकिस्तान के अंदर पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। पावर पॉलिटिक्स यही है ना, जो पंजाब में जारी है। पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन इख्तिदार नहीं है, चले कुछ प्लॉट बेचते हैं, कुछ प्लॉट कुछ लोगों के नाम करते हैं, कुछ कॉलोनियां बनाते हैं, और फिर इख्तिदार की कॉलोनियों में, इन्हीं कॉलोनियों से हम अगला सफर जो है वो तय करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर व्यूअर्स यही कुछ हो रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि मैं ये नहीं करता, मैं दूसरी तरह की सियासत करता हूं, कायद-ए-आज़म की सियासत, जो अपनी जात से हटकर सियासत होती है। मैं 27 साल से वही कर रहा हूं। मैं इसलिए रियासत मदीना की बात करता हूं। मेरी तहरीक आज़ादी की तहरीक थी। लोग मगरिब जाते हैं क्योंकि वहां इंसाफ है। मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक जिंदा हूं। जो लोग 27 साल से कोशिश कर रहे कि वो कोई डील कर ले, मैंने डील नहीं की। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत और जिंदगी में उनके ये वो मोड़ आ गया जब उन्होंने अपने पिछले बरसों में जो जिंदगी गुजर गई, सब कुछ देख लिया, तमाम अरूज देख लिए, और सब कुछ उनके पास मौजूद है। इनके बैंक बैलेंसेस पाकिस्तान से बाहर नहीं है। कोई महल इन्होंने नहीं बनाया, कोई जायदादें पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क के अंदर नहीं बनाई। कहीं पर भी किसी भी स्कैंडल के अंदर इमरान खान का नाम मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनको घसीटा जाता है। अगर कुछ होता तो इमरान खान उस कैपिटल को बचाने के लिए पाकिस्तान को छोड़ देते, लेकिन ये अवाम के लिए पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं। आज अगर ताकतों से समझौता कर लिया जाए, पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया जाए, अपनी जान की परवाह किए बगैर इमरान खान तन तन्हा अकेला मैदान में मौजूद है और तमाम ताकतों से ये सवाल कर रहा है कि कुछ रह तो नहीं गया। पहले नारा था कि कोई रह तो नहीं गया, अब नारा है कि कुछ रह तो नहीं गया जो इमरान खान के खिलाफ आपने हथकंडा इस्तेमाल ना किया हो। खान साहब कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूं,
मेरे ज़मीर की क्या कीमत हो सकती है जो कीमत कोई अदा करेगा? हमारी अदलिया इस वक्त पूरी की पूरी जो है वो कोई उसकी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो परवाह नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनका अपना जज इन मेकिंग है और जज अभी कुर्सी पर बैठा नहीं है। जब ये जज बैठेगा तो तब भी व्यूअर्स सवाल बहुत सारे हैं कि क्या इनकी बात मानेगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा किसी की बात नहीं मानते और जब अड़ जाएं तो उन्हें मनाना जो है शायद इतना आसान नहीं होगा। खान साहब ने जो 5वां नुक्ता उठाया अपने आज के इस खिताब में, वो ये कहते हैं कि जो पार्टी नहीं छोड़ रहा इस पर जुल्म हो रहा है, बिजनेस बंद कर दो, घरों पर हमले करो, लाठियों से जो कुछ तुम्हें मिलता है लूट लो। जब पुरानी जंगों के अंदर जब हमले होते थे ना, तो लोग जब हमलावर किसी इलाके में उसे फतह करके दाखिल होते तो माले गनीमत लूटा जाता है। यहां पर इस जमात के घर वालों के साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। खान साहब ये भी कहते हैं कि बदतरीन दुनिया की डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता, हिटलर के जर्मनी में ऐसा होता था, स्टालिन के रूस में ऐसा होता था, लेकिन ये पाकिस्तान पीडीएम का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर आज वही कुछ हो रहा है जो जर्मनी में होता रहा, जो रूस में होता रहा। आलिया हमजा की उन्होंने मिसाल दी। आलिया हमजा जैसे कई किरदार ऐसे मैदान के अंदर सलाखों के पीछे मौजूद हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद वाली वारिस है। एक ताकत, एक सोच सिर्फ और सिर्फ इन्हें बाहर ला सकती है कि हम खड़े थे, हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे, और कुछ रह तो नहीं गया जो आपने इस मुल्क के उन लोगों के खिलाफ जो एक बुनियाद बना रहे हैं। आलिया हमजा को खान साहब कहते हैं कि 1 महीने से आपने बंद किया हुआ है। 2 बेटियां उनकी आई, घर में लोग घुसे, लाठियां पकड़ी हुई थी, जो कुछ पसंद आया उठाकर ले गए। और वैसे ये उठाने वाला जो मामला है ना, ये जमान पाक में भी हो चुका है। बोतलें उठा लो, अगर बोतलें मौजूद नहीं हैं कुछ और उठा लो। इस तरह का काम जो है ना, जब डाके डाले जाते हैं ना तब ये काम होता है, और पाकिस्तान के अंदर ये इस वक्त हो रहा है। खान साहब ने जो एक और बात कही है ना, मैं उनकी बातों को रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन इससे जो एक तहरीक पैदा हो रही है, इससे जो एक नई सोच पैदा हो रही है, और ये सोच पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत ही ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। कोई ये मत समझे कि मैं आज कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें लोगों ने हमें गद्दार कहा और न जाने क्या क्या अलकाबात से नवाजा। ये पाकिस्तान के लिए हमारी जद्दोजहद है, आने वाली नस्लों के लिए जद्दोजहद है। 2 वक्त की रोटी आपको अल्लाह ताला ने वादा किया, लेकिन इस मुल्क को आपने किस तरह अमन का गहवारा बनाना है, ये एक बुनियादी सवाल है। बिलावल जरदारी जो आज बात कर रहे हैं, मैं आगे चलकर उस पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन इस आवाज़ को बुलंद करना हर पाकिस्तानी का हक है, और आपको कुछ लाइंस हैं वो क्रॉस नहीं करनी। किसी का आलाकार नहीं बनना, किसी की आवाज़, किसी आलाकार की आवाज़ नहीं बनना, बल्कि पाकिस्तान की आवाज़ बनना है। खान साहब ये कहते हैं कि कत्ल का केस कर दिया मुझ पर, 19 जमानतें ले ली, 4 घंटे नैब में बैठा, कोई केस ही नहीं। ये काबीना का फैसला था। अलकादिर ट्रस्ट के बारे में एक बाकायदा कैंपेन हुई है, और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं करते, और वो टीवी चैनल्स जो तहरीक इंसाफ के दौर में ज़ेरे इताब आए कुछ लोगों के कहने के ऊपर, उन्होंने एक बयानिया बनाया कि अलकादिर ट्रस्ट एक ओपन एंड शट केस है, इसके ऊपर इमरान खान को जरूर सजा होगी। अलकादिर खान साहब ये कहते हैं कि अलकादिर एक ट्रस्ट है जहां गरीब बच्चों को तालीम मिल रही है। मुझे इससे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, किसी ट्रस्ट में किसी को फायदा नहीं होता, मुझे इन केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अदालत जाता हूं इसलिए कि बताता हूं कि मैं कानून से बालातर नहीं हूं, मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं आसिफ अली जरदारी नहीं हूं, मैं हमजा शहबाज नहीं हूं, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूं, मैं इमरान खान हूं, जो पाकिस्तान की अदालतों के सामने जिसने अपने आप को झुकाया। इस मुल्क के अंदर मरियम ने क्या कुछ किया ये पाकिस्तान की आवाम खूब जानती है। कोई दलील, कोई उज़र आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जब आप कहें कि तुम्हारी शक्ल है चीफ जस्टिस बनने वाली और जजिस पर हमले किए जाएं अपनी ज़ाती मफादात के लिए, तो आप किस किस्म के सियासतदान अपने आप को साबित करने लगे हुए हैं। लेकिन इमरान खान ने जज ज़ेबा का केस हो तस्लीम सर खम किया और पेश हुए और माफ़ी तक मांगी, तलबगार थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, एक पूरे का पूरा रेवड़ है, एक गिरोह है, एक जत्था है
जो पाकिस्तान की अदालतों पर हमलावर है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि खान साहब का 8वां नुक्ता, वो क्या कहते हैं कि मिलिट्री कोड बनाए लोग ढूंढे जा रहे हैं जो कहेंगे कि इमरान खान ने कहा था कि जाओ जाकर तंसीबात पर हमले करो, फलां का घर जला दो, सड़कों पर निकलो और इनको वादा माफ गवाह बनाकर मुझे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा और मुझे सजा दिलवाई जाएगी। एक खबर आई, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। जो ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया कि हमने 9 मई के वाकयात और इमरान खान से पूछगिछ जो है वो शुरू कर दी, ये मामला कहां तक पहुंचा है, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नंबर 9, ये बहुत ही अहम नुकता है। जब किसी पर बुरा वक्त आता है ना, तो वो अपने खानदान के लोगों को बाहर भगा देता है। आप अगर ये सोचें कि खान साहब के बच्चे तो बाहर हैं जी, वो तो पाकिस्तान में रहते नहीं, वो पहले दिन से ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। वो बच्चे जो बरतानिया में रहे और उनका मुस्तकबिल यहीं पर है और वो यहीं के हैं, तो उनका पाकिस्तान जाना या उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ना ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। और लोग अगर ये दलील पेश करें कि जनाब आपके अपने बच्चे तो यहाँ पर आते नहीं हैं क्योंकि खान साहब ने उन्हें पाकिस्तान में कभी रखा ही नहीं है, और यही एक बुनियादी वजह बनी जो जमाइमा के साथ हुआ पाकिस्तान में, और जिस किस्म की किरदार कुशी की गई उस औरत की, उसके बाद अलहदगियाँ होती हैं, छोड़ना पड़ा, ये एक अलहदा कहानी है। लेकिन जो सबसे अहम नुकता यहाँ पर खान साहब ने जिसको एक्सप्लेन किया, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, पहले आप उन्हें बचाते हैं। खान साहब भी कहते हैं कि मैंने मेरी बहनों तक ये पहुंच गए हैं। बहन का खानसामा उठाकर ले गए, वो आईसीयू में इस वक्त पड़ा हुआ है। मेरी बीवी पर केसेस बनाए गए, एक बहन पर एंटी करप्शन पहुंच गई है। मैंने बहनों को कहा कि आप बाहर चले जाएं, हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं मुल्क में रहकर सारे केसेस जो हैं वो फेस करूंगा। कोयटा में जो मुकदमा किया, इसमें खुद जलील हो रहे हैं क्योंकि वो दुश्मनी का मामला था। अच्छा, खान साहब मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, केसेस का कहते हैं वो सामना करेंगे। ठीक है, ये भी एक मामला जो है वो करके देख लें कि कुछ रह तो नहीं गया जो खान साहब के खिलाफ आपने नहीं करना। मैं एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि बातचीत करो। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से बड़े एहतराम के साथ कहता हूं कि बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं। मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करना चाहता कि मुझे इक़्तिदार पर बैठाएं। और जिस तरह बिलावल ने कहा कि फौज उनकी मदद नहीं कर रही, फौज को ये नहीं कह रहे खान साहब, बिलावल साहब, कि आप मेरी मदद करें। खान साहब ये कह रहे थे आप लोगों को जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं कि आपको हुकूमत तो जनरल बाजवा की खैरात में मिल गई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर खुदा के लिए इलेक्शन करवा दो। इसमें किसी को ये नहीं कह रहे कि जाके रिग करवाओ, मुझे कुर्सी पर बैठाओ। और अपने सुनने वालों के सामने वो तफसीलात भी हम रखेंगे कि बेनज़ीर ने जनरल मुशर्रफ से क्या कहा। ये जो बात आज कर रहे हैं ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म करना चाहते हैं। फिर एक और जो अहम नुकता खान साहब की तरफ से उठाया गया, और ये व्यूअर्स इस वक्त हो रहा है कि सारी एजेंसी, सारे इदारे एक काम पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। नई जमात आ गई, नई जमात में 27 साल पुराने लोग भेज दिए हमने। अगर आप कहेंगे ना अगर बंदे ताड़े घट हो गए ने तो हम, वो खान साहब कहते हैं कि मैं मजीद बंदे भी जड़े ने ताड़े को टोड़ दांगा। तो व्यूअर्स, ये वो नकात हैं जिसकी तरफ खान साहब ने इशारा किया। अब आ जाते हैं जो इस वक्त मामलात हैं फौजी अदालतों के, और फिर ये जो जवेद चौधरी साहब एक साइंसदान बने हुए हैं, वो टूटी से किस किस्म की साइंस जो है वो उन्होंने नई साइंस जो है वो ईजाद की है। और फिर इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का जो स्टांस है, दूसरी तरफ से तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान आदत पड़ जाएगी, अभी हमें आदत नहीं है नाम की, तो उस पर क्या कमेंट जो है दूसरी तरफ से आया। विरज़ा को बता दें कि एक बाकायदा तौर पर कैंपेन शुरू हो गई है बरतानिया के अंदर, और फिर दूसरी तरफ कैंपेन शुरू हुई है अमेरिका में। बरतानिया में बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है वज़ीर-ए-आज़म को। ये लेटर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये काम होता है। इसे बाकायदा जगह मिलती है पाकिस्तान के प्रेस के अंदर। अगर वो किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से लेटर हो, किसी भी कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो आपका वोट बैंक है, अगर आपका जो एमपी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आपकी उस हलके से उसका ताल्लुक है, तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। बल्कि इन्होंने महीने के अंदर अपनी
जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर लोगों से मिलना होता है, और ये एक रेगुलर प्रोसीजर है, आम काम है ये। यहाँ पे बोरिस जॉनसन से अगर किसी ने मिलना हो तो उसकी कंस्टिट्यूंसी में आप जा सकते हैं। इसी तरह जो मौजूदा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं ऋषि सुनक, अगर इनसे किसी ने मिलना हो तो आप जा सकते हैं। अब इन्होंने बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो हैं, इन्होंने एक ख़त लिखा है और जिसमें कहा कि पाकिस्तान दुश्मन, इमरान खान के प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। अच्छा, ये जो बैरिस्टर साहब हैं, मेरी इनसे एक दो दफ़ा बात भी हुई केस के अंदर। अच्छा, इनका ताल्लुक और इनका जो टिल्ट है, झुकाव जो है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, याद रखिएगा। ये बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है, लेकिन ये बाकायदा तौर पर नून लीग से इनका ताल्लुक है। जिन्होंने ख़त लिखा और उसमें इमरान खान साहब के हवाले से बातें कही हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसलसल और हर सतह पर अंदरूनी और बैरूनी मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। पाकिस्तान दुश्मन, इमरान खान के प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 9 मई 2023 का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर रखा जाएगा। देखें, मसला यहाँ पर यह है कि बैरिस्टर साहब, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की एजेंसीज जो हैं, वो पाकिस्तान के हालात को बहुत करीब से देख रही हैं। उन्हें मालूम है कि किस किस्म के हालात हैं। आपके इस लेटर लिखने से आपने पाकिस्तान के मीडिया में तो एक स्पेस जनरेट की, लेकिन ये उन लेटर्स को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि जनाब उधर भी तो 80 लोगों ने खतूत लिख दिए, तो मेरा ख्याल है कि अभी आपको मज़ीद इस किस्म के लेटर्स जो हैं लिखने पड़ेंगे। पार्लियामेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे एक पटिशन भी रेज़ करें और फिर ये भी देख लीजिएगा कि उस पटिशन का पाकिस्तान की अवाम जो है, जो बरतानिया में मौजूद है, उसका किस किस्म का रिएक्शन जो है वो आता है। अब दूसरी तरफ अमेरिका में जी, अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में दाखलत ना करे। अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फिजिशियन फॉर जस्टिस एंड डेमोक्रेसी ने यह लेटर लिखा है। अमेरिकी हुकूमत और इदारों को ख़त लिखकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में फ़रीक ना बनने का मशवरा जो है वो दिया गया। तो अब ये हल्की फुल्की जो मौसीकी है वो दोनों तरफ से शुरू हो गई है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है वो ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू जो लोग जिनका ताल्लुक नून लीग से है, PDM से है, या फिर कुछ दूसरे जो हमारे प्यारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों से इनका ताल्लुक है। अच्छा व्यूअर्स, एक और ख़बर, जावेद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने एक अपना साइंसदान वो बन गए हैं। मैं ही समझता था कि ये बाज आ जाएंगे, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। और एक और क्लिप इनका आ गया जिसमें वो ये कह रहे हैं, मुराद सईद साहब के हवाले से बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। वो ये कहते हैं कि टूटी की आवाज़ से इंसान की आवाज़ तब्दील होती है, जियो फेंसिंग में आवाज़ नहीं आती और लोकेशन का पता नहीं चलता। मुराद सईद अपना मोबाइल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने अपना मोबाइल इस्तेमाल किया तो ट्रेस हो जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। लिहाजा मुख्तलिफ लोगों के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। उनका ख्याल है कि एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आवाज़ का पता चलता है और फिर जियो फेंसिंग में आता है। देखें, जियो फेंसिंग चॉइस अब ये नहीं है। जियो फेंसिंग ये होती है आपकी लोकेशन, आपकी मोबाइल जो लास्ट लोकेशन जिस टावर से आप कनेक्ट होते हैं ना, उस टावर को लोकेटर जो मशीन है, पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत के पास भी है, वफाक के पास भी है, हर सूबे में है, और पुलिस और बाकी लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, एजेंसी से इस्तेमाल करती हैं। वो टावर लोकेशन से किसी की जो है वो लोकेशन को ट्रेस किया जाता है कि लास्ट वो बंदा कहाँ पर पाया गया था, फिर उसके इर्द गिर्द जो है ना वो एक्यूरेट लोकेशन देखकर उसको पकड़ लिया जाता है। जियो फेंसिंग ये नहीं है। जियो फेंसिंग ये है कि जिस जगह वकुआ हुआ, यानी जहाँ पे मुराद सईद साहब मुबैना तौर पर अगर मौजूद हैं, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी टावर्स थे, उन टावर्स के ऊपर जितने मोबाइल फ़ोन कनेक्ट थे और किसने किसको फ़ोन किया, और वो जो सॉफ्टवेयर ना वो सॉर्ट आउट कर देता है कि जो करीबी उस मुबैना टारगेट के जो करीबी जो रिलेशंस होते हैं, या फिर जिनसे राब्ताकार होते हैं, या जिनको फ़ोन किया होता है, या नंबर्स जो अटैच होते हैं उस टारगेट के साथ, वो उसको सॉर्ट आउट करके अलग रख देता है। फिर आप उस तक पहुंचते हैं, फिर उससे पूछगिछ की जाती है। तो जियो फेंसिंग जो है वो कुछ और चीज़ है। आवाज़ें इस तरह, लोकेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मुराद सईद जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि टूटी खोल दे तो ताड़ी आवाज़ जड़ी, लोकेटर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो साहब तुसी ज़रा कन्फ्यूज़ हो तो किसी दोस्त से ज़रूर पूछें। आपके तो बहुत सारे ताल्लुकात भी हैं कि असल में ये जियो फेंसिंग जो है वो असल में है क्या। व्यूअर्स, आपको बताऊं कि खान साहब के हवाले से ना एक तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, अब तो नाम भी ऐसा ऐसा याद होगा, उसके ऊपर एक क्लिप उन्होंने रख दिया। खान साहब से एक सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपकी मदद किसने की या आपका साथ किसने दिया, तो वहां पर जहांगीर तरीन साहब का नाम बाकायदा खान साहब लेते हुए नजर आते हैं। देखें, इससे तो खान साहब का एक कद बढ़ रहा है ना, आली ज़र्फ का उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन क्या ये दूसरी तरफ से भी हुआ?
लीडर्स जो है ना वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। सियासतदान बनाया जा सकता है। फिर आप अब इस उम्र के हिस्से में आपने जो एडवेंचर किया ना पार्टी बनाने का, मेरा नहीं ख्याल कि ये एडवेंचर ज़्यादा देर चलेगा। अलीम खान साहब के सामने तो एक उनकी उम्र और फिर उनके पास पैसा और वो जो चाहते हैं, लेकिन आपने जो एडवेंचर किया है इससे आपने अपने बुढ़ापे को, और मैं कहीं पे सुन रहा था लंदन में एक साहब ने मुझे बताया, और ये अल्फाज उनके थे कि जनाब बेटियों तक को नहीं बख्शा, मैंने क्या किया था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ज़ाती पार्टीज नज़रिए पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर कौन सा नज़रिया है? सारे आप लोगों ने इकट्ठे ऐसे लोग किए जो अपनी एक काउंसलर का इलेक्शन इमरान खान के बगैर नहीं जीत सकते। अली ज़ैदी को कौन वोट देगा? कराची के अंदर किस किस्म का उनका क्लाउड मौजूद है? ये इज्जत इमरान खान की दी हुई थी और इमरान खान को आपने साइड पे कर दिया। आप क्या समझते हैं अली ज़ैदी साहब कि आपको पार्टी के अंदर जो मकाम मिला था वो दोबारा किसी जमात में मिल सकेगा? फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़के दिखाएं। इमरान इस्माइल साहब तो गवर्नर बन गए, लेकिन क्या उनका कोई हल्का है? किस हल्के से हैं ये भी बताएं। क्या इलेक्शन लड़ेंगे? तो भाईजान ये क्या कर रहे हैं इस पार्टी में? सिर्फ और सिर्फ इनको दिखाना था, ये शो पीस में प्लेस करके कौम के सामने पेश करना था कि देखो इन पार्टी को हमने तोड़ दिया। अदरवाइज ये वो चेहरे हैं जिनको दिखाकर लोगों को लाया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पर तनकीद करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। खान साहब के हवाले से एक बयान जो पियर्स मॉर्गन का था, उनके नर्व्स जो स्टील के नर्व्स हैं उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलते थे और सारी बातें। खान साहब पर कातलाना हमले हुए, उनकी हुकूमत गिर गई, सब कुछ हुआ, लेकिन इमरान खान आज भी अपने उस पोजीशन पर और उस मकाम पर खड़ा है जहां से उसे कोई हिला नहीं सकता। ये पियर्स मॉर्गन के अल्फाज हैं खान साहब के हवाले से। और दुनिया का मीडिया, चूँकि आप लेटर लिख रहे हैं ना, अमजद मलिक एंड ऑल कंपनी, दुनिया देख रही है कि इमरान खान, और इमरान खान से सख्त सवाल भी होते हैं कि आप तो जनरल बाजवा के साथ एक पेज पर थे और जनरल आसिम मुनीर को आपने हटाया एज अ DGISI, क्योंकि वो आपकी अहलिया के बारे में कोई बातें कर रहे थे। तो खान साहब उसका भी जवाब देते हैं। वो डरते नहीं हैं, वो नवाज शरीफ नहीं है कि पर्ची पे लिखेंगे सवाल, फिर उसका जवाब आएगा, तैयार होगा, कोई लिख कर देगा, बात क्या करनी है। तो ये इमरान खान है। व्यूअर्स, खान साहब की तकरीर के अंदर जो एक बात थी ना कि 9 मई में सुल्तानी गवाह जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। अच्छा, अब तक 4 मुजरमान के इतराफ़ी बयानात जो हैं वो आ चुके हैं। ज़मान पाक में क्या हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि पूछगिछ जो है वो की जा रही है। आशिक खान तहरीक इंसाफ लाहौर से का रिहायशी है, 9 मई के वाक़यात के हवाले से इसे भी पकड़ा गया। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमले का एक मरकज़ी मुलजिम, अच्छा ये ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा ना कि पूछगिछ हो रही है, लेकिन जो मरकज़ी मुलजिम एक और भी है जी, हाशिर खान दुरानी, इसको भी पकड़ा गया है और इससे भी पूछगिछ की जा रही है। इसने भी सारा पलंदा इमरान खान पर डाल दिया। फिर इसके बाद अली रज़ा, इससे भी सारे का सारा पलंदा जो है वो इमरान खान की तकरीरों को करार दिया। फिर इसके बाद शांगला से रईस अहमद का इतराफ़ी बयान आया और इसने भी सारे का सारा जो है पलंदा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर डाल दिया। और अब तक आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक 70 लोग फ़ौज के हवाले जो है वो किए जा चुके हैं और 9 मई के बाद अब तक 1000 लोग गिरफ्तार हुए और 1200 को गिरफ्तार जो है वो लाहौर से सिर्फ जो है किया गया है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इस सारे अमल में खान साहब का तो नुक्ता आ गया कि क्या करने जा रहे हैं। पंजाब से फ़ौज बुलाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इसी हवाले से एक दरख्वास्त भी की गई है अदालत के अंदर, और पिटीशन जो दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इस्तदा की गई है कि 32 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 21 को रिहा कर दिया गया। 9-10 मई के वाक़यात के सिलसिले में पुलिस ने 138 मुकदमात दर्ज किए, जिनमें 500 खवातीन को जो है वो नामजद किया गया। कोर्ट मार्शल या फौजी अदालत सिविलियंस को का बहुत महदूद मौके पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिक्र करदा जराइम पर ही ट्रायल कर सकती है, ये भी दरख्वास्त में लिखा गया और इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात चलाने के अमल को गैर आइनी करार दे। भाईजान, एस चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं करना। हाँ, मेरे इख्तलाफात जस्टिस काजी फैज़ ईसा से 1000 सही, लेकिन अगर मुझे थोड़ी बहुत अगर उम्मीद है तो शायद काजी फैज़ ईसा साहब का अगर दिमाग घूम गया तो ज़रूर जो है वो मैदान अमल में आ जाएंगे और फिर देखना ये होगा कि कुछ लोगों को ये काबिल कबूल है या नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये बता दूं कि पेशावर के
جو جسٹس اشتیاق ابراہیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹ میں کیسے چل سکتے ہیں، اس پر آئین کی تشریح کی ضرورت ہے۔ وہ کر لیتے ہیں جنہوں نے چلانے ہوں گے نا جسٹس صاحب، وہ آئین کی تشریح بھی جو ہے وہ کر لیں گے۔ ویورز، آخر میں بلاول زرداری صاحب، ویڈیو بہت لمبی ہوگی لیکن یہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ بلاول زرداری کا بیان کیا آیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی پی نسلوں سے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنا چاہتی ہے، کام تنصیبات پر حملوں سے نہیں ہوگا۔ بھائی جان، یہ پیغام کس کو آپ دے رہے ہیں؟ یہ تسلیم کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ فوج کا یعنی پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کردار ہے سیاست کے اندر، اور یہ سیاست میں کردار کس طرح ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کو مضبوط کر لو۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ اداروں کو مضبوط کر لو تو کردار ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا ابھی بھی کردار موجود ہے یا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اور خان صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری مدد کے لیے فوج نہیں پہنچی تو اس لیے خان صاحب نے حملے کروا دیے۔ مسئلہ یہاں پر آئین اور قانون کا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا الیکشن کراؤ تو الیکشن کروا دیتے، سب سے بڑی عدالت کا یہ فیصلہ تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یعنی ان لوگوں نے ہر چیز میں فوج کو گھسیٹ کر لے کر آنا ہے، تنقید کرنی ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سیاست سے الگ نہیں ہوتے نا تو پھر لوگ آپ کو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 70 سال سے پی پی نسلوں سے کوشش کر رہی ہے۔ تو ویورز، یہ انتہائی اہم بیان ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو 2 بیانات دیے گئے کہ جب میں چاہوں گا انتخابات ہوں گے، اور پھر پی پی نسلوں سے فوج کا سیاسی کردار جو ختم کرنا چاہتی ہے، اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔